हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में कैसे नेशनलिज्म इमर्ज हुई, यानी कौम परस्ती कैसे अब वहाँ पे आई। तो ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है। तो बढ़ते हैं हम आगे। जैसा कि हम सबको पता है कि यूरोप में पहले बादशाह हुआ करती थी, यानी बादशाह लोग रूल करते थे। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे बादशाह एग्जिस्ट हो उसको हम मोनार्की कहते हैं, यानी मोनार्क्स वहाँ पे रूल करते थे आम लोगों पे। तो स्लेव्स उन्होंने बना के रखे थे। जो वहाँ पे जो आम लोग थे, दबे हुए लोग थे, यानी कॉमन ऑप्रेस्ड पीपल, वो बहुत बड़ा स्तंभ एक सफ़र कर रहे थे वहाँ पे। तो बढ़ते हैं हम आगे। इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में एक सोर्स हमें मिलता है, जिस सोर्स को हम फ्रेडरिक सोरियो कहते हैं। वो एक आर्टिस्ट है, फ्रेंच आर्टिस्ट है, जिसने क्या किया काम, एक सीरीज ऑफ पेंटिंग को उसने डेवलप किया, एस्टैब्लिश किया 1848 में। और उन सीरीज ऑफ पेंटिंग में उसने क्या किया, कुछ सपनों को उसने विजुअलाइज किया, जिसमें उसने देखा कि वर्ल्ड सोशल और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होनी चाहिए। तो ये उसने विजुअलाइज किया अपनी पेंटिंग में। और साथ साथ जो प्रोसेशन, जो जुलूस जा रहा था, उसमें लीडिंग यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और साथ साथ फ्रांस और जर्मनी भी फॉलो कर गए, यानी वो भी फिर इन्वॉल्व हो गए। तो बढ़ते हैं हम आगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन किसे कहते हैं, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आया तो नेशनलिज्म आई। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में इमर्ज हुआ। तो ये एक सोर्स माना जाता है नेशनलिज्म का। अगर नेशनलिज्म इमर्ज हुई यूरोप में तो वो सिर्फ फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से हुई। तो इसमें क्या हुआ कि इनोवेटिव आइडियाज़ जैसे ला साइटोयन ला पार्टी को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी तमाम कम्युनिटीज़ को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, ये आइडियाज़ वहाँ पे डेवलप किए गए। और साथ ही साथ क्या किया गया काम कि फ्रेंच फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया गया, न्यू फ्रेंच फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया गया। और तीसरे नंबर पे वहाँ पे एस्टेट जनरल हुआ करते थे, और उन एस्टेट जनरल्स को फिर रीनेम करके नेशनल असेंबली रखा गया जब इलेक्शंस वहाँ पे स्टार्ट हुए, जब डेमोक्रेटिक वो कंट्री बनी या यूरोप बना। तो उसके बाद कस्टम्स और इंटरनल ड्यूटीज़ को एबॉलिश किया गया, यानी ख़त्म किया गया। जो भी टैक्स वहाँ पे लगता था उसको ख़त्म कर दिया गया। और ये एक राहत थी वहाँ के लोगों के लिए, फ्रेंच पीपल जो थे उनके लिए एक राहत थी। उसके बाद जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसको नेशनल लैंग्वेज बनाया गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती थी। तो जो फ्रेंच रिवोल्यूशन के साथ साथ ही फ्रेंच लैंग्वेज को भी वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। और उसके बाद मोनार्क्स का जो पावर था वो ट्रांसफ़र हो गया लोगों में। उसके बाद लोग इलेक्शंस लड़ने लगे, काफ़ी खुश थे वहाँ पे, लोग सेलिब्रेट कर रहे थे वो इस फ्रीडम को जो उनको बहुत टाइम के बाद मिला था। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि लोग एंजॉय कर रहे थे, लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कि फिर से कुछ ऐसी मुसीबत आन पड़ेगी कि हम फिर से स्लेव्स बनेंगे, हम फिर से किसी के अंडर काम करने लगेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ काम कि उनकी ज़िंदगी में फ़िलहाल तो खुशियाँ ही थी, इंडिपेंडेंस था, वो सेलिब्रेट कर रहे थे हर एक मोमेंट जो उनकी लाइफ में था। बहुत जिसकी उन्होंने वो ख्वाहिश की थी वो उनको मिला। सेलिब्रेशंस थे, फ्रीडम था, म्यूज़िक एंड पार्टीज़, एवरी साइड वाज फिल्ड विद सच हैप्पीनेस, खुशी से भरा हुआ था। और ओथ सेरेमनीज़ भी ली गई थी। और उसके बाद क्या हुआ काम, लेकिन इनको ये पता नहीं था कि आगे आने वाली एंट्री किसकी होगी। आगे आने वाली एंट्री होगी नेपोलियन की। तो नेपोलियन इनकी लाइफ में आता है, यानी 1799 में नेपोलियन आता है, और वो 1815 तक इन पे रूल करता है। यानी यहाँ की डेमोक्रेसी अब थोड़ी देर के लिए थी, उसके बाद नेपोलियन ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये लोगों को पता नहीं था कि नेपोलियन अच्छा नहीं निकलेगा। तो फिर से वही आंसू बहाने पड़े लोगों को, फिर से वो स्लेव्स बने, फिर से वो दर्द एक दूसरे का बांटने लगे और सहने लगे। साथ साथ जब नेपोलियन की एंट्री हुई तो वो कुछ सिविल कोड्स अपने साथ लाए। 1804 में उन्होंने कुछ सिविल कोड्स लाए, और उसके बाद उन कोड्स में कुछ वो एडवांटेज भी थी। एडवांटेज क्या थी कि एस्टैब्लिश उन्होंने किया, ये इक्वलिटी बिफोर लॉ को एस्टैब्लिश किया, यानी कानून की नज़र में हर एक सेम है,
ओके। और उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी आपकी प्रॉपर्टी आपकी और आपकी प्रॉपर्टी मेरी नहीं हो सकती, जो पहले मोनार्की में ऐसा नहीं होता था। जिस पे कब्ज़ा जमाया जा सकता था उस पे जमाते थे लोग। और साथ साथ उसने फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश किया गया, यानी जो पीजेंट्स थे, जो किंग्स, नोबल्स, नाइट्स के अंडर काम करते थे, जिनको वो लैंड ग्रेन करते थे और इन रिटर्न वो लॉयल्टी उनको सर्विस देते थे, वो ख़त्म किया गया। गाइल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, यानी आर्टिसंस, ट्रेडर्स जो थे, जो वो सफ़र कर रहे थे रेस्ट्रिक्शंस, उनको रिमूव कर दिया। दे आर फ्री टू वर्क, दे आर फ्री टू ट्रेड। साथ साथ क्या हुआ कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन लाइन्स, यानी जो सिस्टम था, उसको भी इम्प्रूव किया गया, इन्हेंस किया गया अंडर द रूल ऑफ नेपोलियन। और उसके साथ पीजेंट्स को भी यानी उनको भी एक आज़ादी दी गई, उनको भी ये फ्रीडम ग्रांट किया गया। लेकिन साथ साथ कुछ ड्रॉबैक्स थे नेपोलियन रूल के, क्योंकि हमेशा जब इंसान अच्छा होता है तो उसके साथ साथ वो बुराइयां भी लाता है। तो कुछ ड्रॉबैक्स थे नेपोलियन रूल के। तो पहला ड्रॉबैक था उसका सेंसरशिप उसने इम्पोज किया, यानी जो पत्रकार थे, जो न्यूज़पेपर राइटर्स थे, या जो सोशलिस्ट थे, या जो पैसिफिस्ट थे, वो किसी इसके खिलाफ नहीं लिख सकते थे, अगेंस्ट नहीं लिख सकते। टैक्सेशन, यानी टैक्स लगा दिया इसने। और इसने साथ साथ क्या किया काम, लोगों को फोर्स किया फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करने का, क्योंकि उसका एक मोटिव था पूरे यूरोप को कब्जा करना। इसके साथ साथ ही फ्रेंच डेमोक्रेसी पूरी डिस्ट्रॉय हुई, और उसका रीज़न है नेपोलियन ने फ्रेंच डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया गया। जो लोग वहाँ पे फ्रेंच जो लोग थे, उन्होंने जो पॉलिटिकल फ्रीडम पाया था वो भी ख़त्म हो गया, डेमोक्रेसी भी ख़त्म होगी। तो ये था हमारा पार्ट 1 जो कि कंप्लीट हुआ। अभी पार्ट 2 आना बाकी है, तो बने रहे। और जो मेरी चैनल है उसको मेहरबानी करके सब्सक्राइब, बिकॉज आई एम न्यू इन दिस फील्ड। तो मेरी चैनल, उसका नाम कत बात है, तो जल्द से जाके यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट मी, ताकि मैं ऐसे ही बहुत सारे खूबसूरत वीडियोस आपके लिए ला सकूं। थैंक यू सो मच।